स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं जब्बार खान। बीते 10 महीनों में करीब 18 रुपए के आसपास पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। रसोई गैस की कीमतों में महज 1.5 महीने के भीतर 175 रुपयों का इजाफा हो चुका है। और सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि हम जनता की भलाई के लिए, जनता की आसानी के लिए तन मन धन से सब कुछ से लगे हुए। अब सवाल यह कि अगर मनमोहन सिंह की सरकार और मौजूदा वक्त की एनडीए की सरकार या मोदी सरकार का कंपैरिजन करें तो एक वक्त वो था जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $160 तक गई और पेट्रोल की कीमत थी 72 रुपए। मगर आज सिर्फ $60 प्रति बैरल कीमत है कच्चे तेल की और रेट सेंचुरी लगाने को तैयार है। 100 का आंकड़ा छूने को और पार करने को तैयार है। यहां तक कि प्रीमियम पेट्रोल मध्य प्रदेश के अंदर 100 रुपए के आसपास बिक रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इतनी सारी महंगाई के बीच में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई और रसोई गैस में लगी हुई आग जनता को कहां ला रही है। हम चर्चा की शुरुआत करें, मगर उससे पहले आइए आपको एक झलक दिखाते हैं कि आखिर बीते 1.5 महीनों में किस तरीके से गैस की कीमतें बढ़ी। देखिए, 1 दिसंबर को 50 रुपए का इजाफा हुआ, कीमत हुई 644 रुपए। 15 दिसंबर को 50 रुपए का इजाफा किया गया। 4 फरवरी को 25 रुपए का इजाफा किया गया। फिर 15 फरवरी को 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया और कीमत हो गई 769 रुपए। यह 2.5 महीनों का रहा आंकड़ा। और अगर पेट्रोल और डीजल की बात करें तो डीजल का, पेट्रोल का बेस प्राइस 31 से 33 रुपए के आसपास है, लेकिन हम चुका रहे हैं करीब 90 रुपए और डीजल के लिए करीब 80 रुपए, जिसमें किराए के साथ में एक्साइज ड्यूटी 32-33 रुपए होती है। अब आप सोचिए कि आज जो आप 90 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं अगर दिल्ली के अंदर, तो फिर उसकी कीमत, ये जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, यह आंकड़ा दिल्ली की कीमतों के हिसाब से है, जिसमें करीब करीब 55 रुपए हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स दे रहे हैं सरकार को। यह स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर जनता कैसे करे, क्या करे। अलग अलग शहरों में बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के आज सड़कों पर भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मोदी सरकार पर कटाक्ष कर रही है, विपक्ष कैसे हमलावर है। पहले वो सुन लीजिए। मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से मतलब 15 तारीख को यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020 मतलब 2 महीने के अंतर्गत यह कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। तो यही सिलेंडर जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था, 594 का, वो आज दिल्ली शहर में 769 रुपए मतलब 769 का बिक रहा है। मई 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार चुनाव हारी, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्रूड ऑयल का $108 प्रति बैरल था। तब पेट्रोल की कीमत, दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर थी और डीजल की कीमत 57 रुपए 28 पैसे पर लीटर थी। याद रखिए, क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय $108 पर बैरल जब थी, तब पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर पर दिल्ली में बिकता था और डीजल 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में बिकता था। फरवरी 1, 2021 पे आ जाते हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $54.41 है, आधा, और दिल्ली में पेट्रोल आज 89 रुपीज 29 पैसे पर लीटर मिल रहा है, 90 रुपए पर लीटर से थोड़ा सा कम, और डीजल 79 रुपीज 70 पैसा, 80 रुपए से थोड़ा सा कम। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आधे हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई, बेतहाशा बढ़ गई, 46 दिनों में 19 बार बढ़ी। तो 2014 से लेकर के 2021 फरवरी के बीच का हमने आंकड़ा आपके सामने रख दिया। जनता कितनी परेशान है, एक बार उनकी परेशानी उन्हीं की ज़बानी सुनिए।
एक तो वैसे ही महंगाई है इतना, लॉकडाउन में ऐसी हालत ख़राब है, इसके बाद में ये लोग पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा कम करा जाए रेट, जिससे कि लोग अपना कर सके आगे काम। बहुत अच्छे दिन आ गए, जो सोच रहा था वो हो गया, और क्या, और इससे अच्छा दिन क्या आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाई जा रही है, चाहे वो एक्साइज हो चाहे किसी भी रूप में, लेकिन सैलरीज नहीं इंक्रीज़ हो रही। हम आउटसोर्स हैं, सैलरी हमारी उतनी की उतनी ही है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि डेली बेसिस पे रेट्स बढ़े जा रहे हैं। एक नॉर्मल पर्सन के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। एंड एलपीजी की गैस भी आज सडनली 50 रुपीज़ बढ़ दी है, तो हमारे हाउस होल्ड इनकम पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, जो बोलती है वो करना चाहिए। ये नहीं कि वो चुनावी जुमले छोड़ दिए तो बस हो गया। आखिर अगर वहाँ बोल रहे हो वोट लेने के लिए, तो यहाँ भी तो करना चाहिए, कुछ पब्लिक को दिखाना चाहिए। आज बढ़ गए 50 रुपये, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े जा रहे हैं। ट्रक वाले भी स्ट्राइक के रूप में बोल रहे हैं, स्ट्राइक करेंगे ट्रक वाले भी। अब क्या करेंगे, आदमी काम करना है तो डलवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेट्रो में जाएंगे। हमारे साथ सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में अब से थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता विनोद कटियार जी भी जुड़ेंगे। हालांकि मैं पहला सवाल उन्हीं की तरफ ले जाता, लेकिन अभी थोड़ी देरी में वो जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गुप्ता जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में मनीष गुप्ता जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर अक्सर आप लोग इनको टीवी डिबेट में देखते रहते हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रमेश ठाकुर जी हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया का साथ में स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आज दरअसल बीजेपी के नेता से करना चाह रहा था, लेकिन अभी वो जुड़े नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में मैं रमेश ठाकुर जी आपकी तरफ आता हूं। जनता तो यही कह रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार, कुछ तो रहम करो सरकार। क्या रहम करेगी जनता के लिए सरकार, या फिर एक्साइज ड्यूटी आगे और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा? देखिए जब्बार में इस पे दो बातें हैं, वो समझने बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इतना एक प्राइस जो हाई हो चुका है, उस पे हो हल्ला क्यों नहीं हो रहा है, उसमें हंगामा क्यों नहीं कट रहा है। उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, एक मैसेज लोगों में जा चुका है, जो छोटे मोटे जो दल हो गए या प्रदर्शन करने वाले बाकी लोग जो हो गए, तो उनमें एक मैसेज बहुत गलत चला गया है। ये मैसेज ये गया है कि यार इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। अब दूसरा कोई आंदोलन करेगा, यार दूसरा कोई अगर आवाज उठाएगा, चाहे महंगाई होगी चाहे किसी तरीके से और चीजें होंगे, तो उसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। एक ए मैसेज पहुंच गया है लोगों के अंदर। दूसरा ये है, मार्केट जिस तरीके से अप हो रही है, और आप विदेश से जिस तरीके से आप लोग क्रूड के माध्यम से तेल हम लोग खरीदते हैं, उसका प्राइस क्या है, और इंडिया में आते आते हमें क्या पड़ता है, अगर उसमें देखें और मौजूदा अगर कीमत देखें, तो धरती आसमान का फर्क आपको नहीं। तो सवाल यही है ना रमेश ठाकुर जी, सवाल ये है कि क्या सरकार जानबूझ करके जनता को परेशानी की स्थिति में रखे हुए है? सरकार चाहे तो एब्सोल्युटली कोई इसमें दो राय नहीं है। जो आप कह रहे हो, मैं फूल चढ़ाता हूं आपकी बात पे, पूरी तरीके से सहमत हूं। एक आम नागरिक होने के नाते हम यही कहेंगे, आप एक्साइज ड्यूटी को कम करो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों की जो ड्यूटी है। मगर सरकार का रुझान ऐसा फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। सरकार का रुझान ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि बीते 10 महीनों में करीब 20 रुपयों के आसपास में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मनीष गुप्ता जी, सरकार कर क्या रही है? आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझते हैं, सरकार के सामने दिक्कत क्या है, मजबूरी क्या है? सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रवक्ताओं की बातें तो ऐसी आती है कि साहब कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। अरे साहब, कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई तो फिर लॉकडाउन के बीच में कितना निचले स्तर पर गया था कच्चे तेल की कीमत? तब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऐसी ही थी, अब भी निचले ही स्तर पर एक तरीके से देखा जाए। बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस चर्चा को देखकर, और मैं समझ रहा हूं कि हम सभी बड़े ही नॉर्मल फीलिंग से डिस्कशन कर रहे हैं। जी, करना भी चाहिए, क्योंकि दिन सामान्य है। हम अब मास्क थोड़ा कम लगा रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हम लगभग कोरोना काल को पीछे छोड़कर आए हैं, जहां पूरे 6 महीने तक सरकार की जीएसटी की रेवेन्यू कितनी थी साहब? मार्च में क्या है, 60,000 करोड़, अप्रैल में 0, मई में कितनी, 30-40 हजार करोड़, जून में कितनी, कोई 40,000 करोड़। 2 लाख करोड़ का सीधा सीधा सरकार का रेवेन्यू 0। और राज्यों की स्थिति है, उन्हें घाटा पूरा करा दो,
उनके घाटे में कोई कमी ना हो। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं सरकार स्थितियों के हिसाब से आप नहीं समझिए घटा ना, रही मेरी बात थी। सुनिए, आपको भारतवर्ष का नाम ऊंचा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और किसानों को कह रहे हैं कि मेरे को एमएसपी पूरी खरीद के दे दो, मेरे सारी खरीद को आप खरीदो, आप चाहे कैसे बेचो, आपको कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में हमारे पास दो मॉडल हैं। मॉडल नंबर 1 माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी मॉडल, घाटे की अर्थव्यवस्था, जितना घाटा पड़े नोट छाप दो, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दे। आज मॉडल 2, जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर कर आने वाले समय मनीष गुप्ता जी, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। आए कहां से? आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एग्रीकल्चर पर या हेल्थ सेक्टर को लेकर के बहुत खर्च किया गया, मगर मनीष गुप्ता जी जनता क्या करे? 1.5 महीनों में अगर 175 रुपए रसोई गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो जनता कहां जाएगी? एक परिवार के लिए अगर 1 महीने की 200 रुपए कीमत बढ़ गई, पेट्रोल में 300 रुपए 500 फर्क आ गया, लेकिन आप सोचिए पूरे देश को जब अन्न सरकार भेज रही थी तो अन्न कहां से आएगा? हमें यह समझना पड़ेगा, जब पूरे देश में हर गरीब परिवार के घर में गेहूं, चावल, आटा और नमक चीनी भेजी जा रही है, वो पैसा कहां से आएगा? जब कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा था, नॉर्मल व्यापारी काम करता है, तो अगर उसके लॉकडाउन हुआ, उसने 2 महीने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी, आपको भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी वो आराम से बैठा है, अगर आप उसकी तनख्वाह 20% कट कर चलिए, आपकी बात मान लिया मनीष गुप्ता जी। दरअसल इस मुद्दे को समझना चाहते हैं मनीष गुप्ता जी, इसे हम समझना चाहते हैं क्योंकि देश प्रदेश की जनता इस वक्त देख रही है इस चर्चा को। चलो ठीक है, महामारी का दौर आया और इस दौर में सरकार ने किस तौर पर लोगों के खाते में पैसे डाले, गरीबों को अनाज भेजा, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें, मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम तो पहले भी घटे थे, लेकिन सरकार ने कितनी बार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया, तब भी तो सरकार ने रिलैक्सेशन नहीं दिया था। कैसे देखें इसको? आप जस्टिफाई कर रहे हैं सरकार की कीमतों को, कैसे इसे जनता स्वीकार करेगी? नहीं कर रहा हूं मैं, बजट को जस्टिफाई कर रहा हूं, मैं फाइनेंशियल स्टेटस को जस्टिफाई कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि अगर सरकार ने खर्चे की प्रोविजनिंग की, इस बार सबने वेलकम किया, आपने भी तालियां बजाई कि साहब हेल्थ के सेक्टर में सरकार ने बजट अपना कितना बढ़ा दिया, बहुत सारा बढ़ा दिया, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? अरे पैसे लेने का तरीका ही तो है। कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी, यही ना? उसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ेगी, यही तो समाजवाद है। ठीक है, समाजवाद का जिक्र आप कर रहे हैं, यही समाजवाद है। समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या यही समाजवाद है? जनता को, आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है, शतक लगा चुका है पेट्रोल, सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, सबसे महंगा मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोल बिक रहा है, दिल्ली में फिर भी कम है। सवाल यह है कपिल श्रीवास्तव जी, क्या यह समाजवाद है? इसी समाजवाद की कल्पना जनता और समाज के लोग कर रहे थे। आज इसके पीछे का जो लॉजिक है सरकार के पास में, उसका जस्टिफिकेशन है कोई? देखिए, बहुत सीधी सी बात आपको बता रहा हूं। मनीष गुप्ता जी को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, कामा बाय फुल स्टॉप उनका मैं जवाब दूंगा। बजट पे भी बात करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने पेट्रोल के संदर्भ में बातें रखी है, कोरोना काल के अंदर जीडीपी की बातें रखी है, सब पर और बात बहुत दूर तक है। कामा बाय फुल स्टॉप आपको जवाब। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये देश जब आजाद हुआ था तो हमारी संविधान के अंदर हमने एक वेलफेयर कंट्री के रूप में अपने आप को, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी तो लाल किले से उन्होंने कहा था कि मैं व्यापारी का लड़का हूं और 1-1 रुपए की कीमत समझता हूं। जिस समय वो 1 रुपए की कीमत समझ रहे थे माननीय मनीष गुप्ता जी, उस समय देश की जीडीपी 9.5% उनके हाथ में दी गई थी। और जिस कोरोना काल की आप दुहाई दे के रो रहे हैं, रोना ना, उसके भी बारे में समझ लीजिए कि जिस समय कोरोना काल से पहले यानी कि मार्च महीने में देश की जीडीपी 3.50% नीचे गिर के आ चुकी थी, यानी 6% जीडीपी कम हो चुकी थी। देश की बेरोजगारी दर जो 2014 के अंदर उनको दी गई थी वो तो आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट है? आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट? मैं ये कह रहा हूं इनको जीडीपी का मायने नहीं पता है। अब मेरी बात जब्बार भाई पूरी आने दीजिए, क्योंकि मैं इनको समाजवाद सिखा दूंगा। आप मुझे जीडीपी समझा दीजिए पहले आप मुझे जीडीपी समझा दीजिए, समाजवाद में आपसे समझ लूंगा। सुनिए मान्यवर, सुनने का भी मद्दा रखिए, एक्सपर्ट बन के बैठे हैं आप, इसलिए सुनने का मद्दा रखिए। जिस समय आप भारतीय जनता पार्टी को इकॉनमी गई थी ना हाथ में, उस समय पेट्रोल के भाव, यही प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली इलेक्शन जब पहली बार हुआ था तो क्या कहा था? मैं भाग्य वाला हूं कि मैं आया तो $35 प्रति बैरल हो गया है तेल,
और उस समय आप कितना बेच रहे थे? 74-75 रुपया। और जिस समय कांग्रेस की सरकार ने 72 रुपए तेल बेचा था, उस समय मार्केट में $110 से ज्यादा था प्रति बैरल। और आपने आते ही क्या किया? आपने आते ही जो परिशोधित करने वाली संस्थाएं हैं, जो व्यक्तिगत लोगों की, उन पे आपने ज्यादा % का कमीशन दिया है। इस बात को क्यों नहीं बताना चाहते हैं? अभी चोरी दिखा देता हूं कि जो सेस के नाम पर 4% किसी टैक्स लगाया गया है, वो उसको जो है वो इससे बाहर कर दिया गया, ताकि जो प्रांत में इसका तो आबकारी टैक्स बढ़ जाता था, एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाती थी, आधा केंद्र को जाती थी, आधा प्रदेश को जाती थी। अब इन्होंने संघ पर प्रहार किया है। जो गरीब राज्य हैं उनको मदद ना करने के बाद 4% टैक्स अपने ले लिया। गलत बात कर रहे हैं आप राष्ट्रीय चैनल पर। राज्य का और केंद्र का रेशियो तय है, और केंद्र राज्य का घाटा मैनेज हो रहा है। जीएसटी काउंसिल का फैसला है, इसमें सरकार कुछ कर नहीं सकती। आप गलत फैक्ट दे रहे हैं। आप प्रवक्ता महोदय गलत फैक्ट ना दीजिए। आप जो विरोध करें मुझे मंजूर है, लेकिन गलत फैक्ट ना दीजिए। आप सीधे गलत फैक्ट दे रहे हैं। आपने 6% जो है वो, और आप एक बार जरा मुझे ये समझा दीजिए, जीडीपी का मतलब क्या है? अरे कोई सामान की खरीद बिक्री नहीं होगी लॉकडाउन में, तो जीडीपी तो 0 भी हो जाएगा। आप गलत फैक्ट दे रहे हैं साफ। आप ये नहीं देख रहे हैं कि देश कोरोना काल से गुजरा है। पूरे देश को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन फ्री में चाहिए आपको, गरीबों को खाना फ्री में चाहिए। ठीक है। हम एक एक बिंदुओं को लेकर के भी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक सेकंड। मनीष गुप्ता जी, कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है, एक एक बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्राइस के हाइक के पीछे, इस कीमत के इजाफे के पीछे की असल वजह क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में रमेश ठाकुर जी भी है और मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर मनीष गुप्ता जी, आप लोग भी अपना तर्क रखेगा। मगर प्रियंका गुप्ता जी, ये जो स्थिति है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए 1 2004 से 2009 और उसके बाद 2014 के बीच में हर पार्टी जब विपक्ष में होती है, सिलेंडर लेकर के, बैलगाड़ी लेकर के, साइकिल लेकर के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती है। वही स्थिति आज है, कांग्रेस पार्टी वैसा कर रही है। हालांकि मैं इस तीखे सवाल से आपसे इस सवाल को ले रहा हूं कि राजस्थान सबसे ज्यादा वैट वसूलता है सारे राज्यों में, तेल की कीमतों पर वैट सबसे ज्यादा राजस्थान वसूलता है। क्या एक बेहतर एग्जाम्पल नहीं होता कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वैट को वहां से घटा दे और ये कहे कि देखिए हमने किया, जहां पर हमारे अख्तियार में है वहां पर हमने कर दिया। देखिए, ये वो सरकार है जो कहकर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार ये सरकार, और इन्होंने अच्छे दिन का जो वादा किया था, आप देख लीजिए क्या अच्छे दिन ये दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे गुप्ता जी बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे। अरे ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे? आज सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल और गैस की मार किस पर पड़ती है? जो मध्यम वर्गीय होता है, जो निम्न वर्गीय होता है, सबसे ज्यादा उस पर पड़ती है। और सिर्फ उसी पर नहीं पड़ती है, बल्कि इनडायरेक्टली सभी वस्तुओं पर उसके प्राइस की हाइक की मार पड़ती है। ठीक है। आप ये देखिए, ये सबसे ज्यादा गरीब आदमी और सबसे ज्यादा मीडियम क्लास का जो उपभोक्ता है उसी पर मार पड़ती है। कहां से इसमें बात आई? कौन सा उद्योगपति परेशान होगा उसकी जेब से अगर जो है कुछ रुपए एक्स्ट्रा चले जाएंगे? कोई परेशान नहीं होगा। ये वही परेशान होगा जो आम आदमी है, जो नौकरी कर रहा है, जो छोटा व्यापार कर रहा है, विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते आप इसके पीछे का लॉजिक क्या देख रहे हैं? अमीर और कोई भी सरकार, देखिए कोई भी सरकार ये तो नहीं चाहेगी ना कि जनता उसके खिलाफ में गुस्से का इजहार करे कि साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है, कीमतों में ज्यादा इजाफा है। क्या मोदी सरकार ये चाहेगी कि महंगाई ज्यादा बढ़े, तेल की कीमतें बढ़े? और फिर भी अगर बढ़ रहे हैं तो क्या समझते हैं आप इसके पीछे का लॉजिक सरकार का? देखिए, इसके पीछे सीधा लॉजिक है कि सरकार के पास जो है अर्थव्यवस्था का जो एक ज्ञान होना चाहिए, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलानी चाहिए, जिसके लिए नीतियां बनानी चाहिए, वो नीतियां नहीं बना पा रही है। ये क्या कर रही है? ये एक बम्बार्डमेंट कर रही है। बम्बार्डमेंट जैसे नोटबंदी हो गया, जीएसटी हो गया, देशबंदी हो गया, और उसके बाद अब ये किसानों के लिए लॉ, हर चीज का बम्बार्डमेंट। इससे पहले अगर यूपीए सरकार देखेंगे तो उसमें क्या था, कैलिब्रेटेड फॉर्म में जो है रिफॉर्म्स होते थे और छोटे छोटे रिफॉर्म्स होते थे, और उसके बाद किस तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूती दी गई थी
वो आप देखिए कि किस तरह से अर्थव्यवस्था जो जीडीपी थी वो डबल डिजिट तक चली गई थी, आज जीडीपी माइनस में पहुंच गई है। और सरकार कहां से अपना पूरा कर रही है? सरकार जो अपनी संपत्तियां हैं प्रियंका गुप्ता उसको जी बेचकर जो है अपना बजट पूरा कर रही है। प्रियंका गुप्ता जी, आपके सारे तर्क ठीक है कि ठीक है, जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी और केंद्र में मोदी सरकार आ रही थी, उस वक्त प्राइस की कीमतें कितनी थी, कच्चे तेल की कीमत कितनी थी, पेट्रोल डीजल कितने में बिक रहा था, सारी चीजें अपनी जगह, मगर आपने वो सवाल गोल कर दिया। राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट लिया जाता है डीजल और पेट्रोल पर, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी वहां पर घटा करके एक नजीर कायम कर देती कि साहब देखिए ना, हमारे हाथ में तो हमने कर दिया। उनका तो फायदा बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गुप्ता जी एक सेकंड जी, आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले ही इन्होंने जीएसटी का जो हिस्सा होता है जो राज्य सरकारों को देना चाहिए वो ये नहीं लेकिन दे इसका पा भी रहे। कोई जवाब है कि नहीं? उसके साथ में क्या है कि आज राज्य सरकारों के पास नहीं, राज्य सरकारों के पास इनकम के स्रोत क्या है? आप पहले ये देखिए, सेंट्रल को पूरा जो है, तो राज्य सरकार अगर टैक्स वसूले तो ठीक है, केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर टैक्स वसूलती है तो ये कहती है कि हमने कोरोना काल में इतने लोगों को फ्री में अनाज दिया, तो गलत है। मैं कह रही हूँ वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, अपने राज्य की बात आती है तो आपको समझदारी आ गई, सिर्फ जो और है केंद्र की बात आई तो समझदारी चली गई वहीं पर आपकी। समस्या है। कर्मचारी सरकारी कर्मचारी तनख्वाह कहां से जाएगी? अरे वैक्सीन कहां से लगेगी? समझदारी किसको कहते हैं? समझदारी तो उसको कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व में जो है जब क्राइसिस हो रखा था तब जाके अर्थव्यवस्था संभाल रखी थी मनमोहन जी ने। ये होता है मैनेजमेंट, इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था का ज्ञान। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, और मुझे उम्मीद है कि अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जुड़ेंगे, क्योंकि आज ढेरों सवाल उनकी तरफ जाने हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे उनका। मैं चाहूंगा कि मनीष गुप्ता जी को और ठीक है और रमेश ठाकुर जी को स्क्रीन पर लाया जाए, दोनों लोगों को। रमेश ठाकुर जी आज वो लोग दिखते नहीं है। ठीक है रमेश ठाकुर जी, प्रश्न पूछना चाहूंगा। ठीक है रमेश ठाकुर जी, सीधा सीधा ये सवाल है, और मनीष गुप्ता जी सरकार की नीतियों का बखान कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कोरोना काल के बीच में सरकार ने जिस तरीके से लोगों को फ्री में अनाज दिया, लोगों के खातों में पैसे दिए, जिस तरीके से कोरोना के लिए वैक्सीन से लेकर दूसरी तमाम चीजों की जरूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में इतना सारा प्रावधान कर दिया गया, लेकिन ये बजट का प्रावधान जो किया गया है आने वाले एक साल के लिए है ना। मेरा सवाल यह है कि 2014 के बाद से लेकर के अब तक जो ये स्थिति थी, सरकार की तरफ से जो भी तर्क दिए जा रहे हैं, क्या वो गले से नीचे उतरते हैं? रमेश ठाकुर जी देखिए, जबानिया पेट्रोल और ईंधन जो बढ़ रहे हैं ना, उसके गणित को हमें समझने की जरूरत है जी। जब मोदी सरकार जब आती है तो इसमें डेली का प्राइस बढ़ने और घटने का एक तरीका इन्होंने अपनाया, डायनामिक सिस्टम, जो सुबह 5 बजे तय करेगा कि आज पेट्रोल कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। तो इसमें क्या होता है, जनता को मूर्ख बनाने का एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। लोगों को पता नहीं चल पाता था, जब 2 या 2.5 रुपए जब बढ़ते थे, हम थोड़ा पीछे अगर चल के देखें तो बीजेपी के वो कार्यकर्ता हम बहुत मिस कर रहे हैं उन लोगों को। जब 2 रुपए बढ़ता था, मैं आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस से बढ़िया मुद्दों को उठाना या मुद्दों पे हल्ला करना वो बीजेपी वाले बहुत अच्छे करते थे। आज वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे, उनको बड़ा मिस करते हैं। जब 2 रुपए बढ़ जाता था तो हंगामा काट देते, नाक में दम कर देते थे, रोड जाम कर देते थे, धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते थे। वो कांग्रेस अब कर नहीं पा रही है। अब जो पेट्रोल के जो डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो 28 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे, 40 पैसे इस तरीके से बढ़ रहे हैं। इसमें होता क्या है, आदमी को ज्यादा चुभता नहीं है, लेकिन हाँ जब रेशो आप निकालते हो 10 दिन का, 15 दिन का, तो पता चलता है कि वो एक मोटी रकम हो जाती है। जी मैं यहां पर लाऊंगा मनीष गुप्ता जी आपको, लेकिन मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, जो लॉजिक दिया जा रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो वो लॉजिक ठीक भी है, लेकिन जनता के नजरिए से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या सरकार के पास में कोई और मैकेनिज्म नहीं है? क्या ये मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट है या मिसमैनेजमेंट है? क्योंकि यूपीए 1 और यूपीए 2 के बीच में यही पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी केंद्र के अंदर, तब ये कहती थी मनमोहन सिंह का ये मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगती हुई जा रही। मगर आज ये स्थिति है जिससे हर कोई परेशान है। चर्चा हमारी जारी, बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं फौरन। तो ब्रेक के बाद हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, विनोद कटियार जी, जो कि विधायक भी हैं। आपका स्वागत है विनोद जी। सारे खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विनोद कटियार जी, बहुत चुपता सा सवाल है कि अब पेट्रोल की कीमत सेंचुरी लगाने को बेताब है। मध्य प्रदेश के अंदर तो प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है। सरकार का लॉजिक क्या है? जनता की तरफ से यह सवाल है, सीधे तौर पर आपसे मैं समझना चाह रहा हूं।
देखिए, जो आप कह रहे हैं इसमें कोई निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं, लेकिन ये इंटरनेशनली बढ़े हैं, कोई ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में बढ़े हों। और आज जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है कोरोना काल में, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम तो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिया है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना बैट कम कर सकते हैं, अपना वो उसको बैट को कम करके इसकी लागत को, इसकी कीमत को नीचे ला सकते हैं। लेकिन चूंकि बजट आया हुआ है, हिंदुस्तान विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत सारी नहीं, विनोद जी आपकी सारी बातें ठीक है, विनोद जी आपकी सारी बातें ठीक है, मगर विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष ये कह रहा है कि मां सीता की धरती नेपाल में सस्ता बिक रहा थे, रावण के देश श्रीलंका में सस्ता बिक रहा पेट्रोल डीजल, लेकिन राम के देश भारत में ही सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि राम का देश है ना, बातें जो कर रहे हैं, जो विकास की बातें कर रहे हैं, प्रियंका जी एक सेकंड रुकिएगा, उनकी बात आ जाए। ये लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। जब विश्व गुरु हो जाएंगे तो 5 ट्रिलियन जब हमारी अर्थव्यवस्था होगी तभी हिंदुस्तान विश्व राज करेगा। नहीं तो फिर सरकार को ये बोल देना चाहिए ना। विनोद कटियार जी, प्रियंका गुप्ता जी एक सेकंड रुकिएगा। प्रियंका गुप्ता जी कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है। विनोद जी, प्रियंका गुप्ता जी, ये इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी है, आपकी सरकार रही है, आपने क्यों नहीं बैठ हटा लिया था? आपको चूंकि आप विधायक भी हैं, एक जिम्मेदार नेता है, पार्टी के बड़े कद के नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। एक सेकंड प्रियंका गुप्ता जी, एक सेकंड, प्रियंका गुप्ता जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड रुकिएगा। एंकर की भूमिका में अभी मत आइए। एक सेकंड में आप दोनों का 1-2 अभी नहीं करा रहा हूं, मैं एक सवाल रख रहा हूं। प्रियंका जी आप प्लीज खामोश होंगे। प्रियंका जी की आवाज बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। वक्त है जो बदल गया। एक सेकंड, विनोद कटियार जी, आपको वो बयान याद है? विनोद कटियार जी, देश आज ये पूछ रहा है कि क्या हमारे कानों में वो बयान आज गूंज रहा है कि नसीब वाला चाहिए या कम नसीब वाला चाहिए? नसीब वाला चाहिए जिसमें कच्चे तेल की कीमतों के दाम। प्रियंका जी आपको आवाज नहीं आ रही है? प्रियंका जी एक मिनट शांत जरा रहिएगा, मैं सवाल ले लूं उनसे। आपको याद है विनोद कटियार जी, कानों में वो बयान गूंज रहे हैं, कम नसीब वाला चाहिए या ज्यादा नसीब वाला चाहिए? तो प्रधानमंत्री से ही आज लोग गुजारिश करेंगे ना कि सरकार रहम तो कीजिए। देखिए, रहम करने वाली बात नहीं। देखिए, आपको बहुत सारे ये जब प्राइस तय होते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, और पहली बार मोदी सरकार ने इसको मार्केट में छोड़ा हुआ है। हाँ, ये बात निश्चित हुई कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर में पूरे हिंदुस्तान में कंजम्पशन हमारा बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के राज्य ऐसा कर रहे थे तब तो आप आक्रमण कर रहे थे उन पर। जब रूल की बात करिए तो सबके लिए समान रूल की बात करिए, फिर चाहे कांग्रेस का राज हो या बीजेपी का राज हो। अगर जो बहुत सारी कैलकुलेशन है सबके लिए, ये आपकी बात उचित नहीं है। नहीं, ये आपकी बात उचित नहीं है। एक समान फॉर्मूला सबके लिए रखिए। अगर आपका है तो मीठा है, कांग्रेस का है तो खट्टा है, मतलब ऐसा नहीं चलेगा। हिंदुस्तान आपका मीठा है, कांग्रेस का खट्टा, ऐसा नहीं चलेगा। विकास के पथ पर चल रहा है। अगर कांग्रेस के समय में भी दाम ज्यादा थे, डीजल में भी हिंदुस्तान जो आपके समय में दाम ज्यादा है। ठीक है, एक सेकंड मनीष जी, एक सेकंड। विनोद जी, तो फिर आपकी सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह क्यों नहीं देती कि देखिए ऐसा है, हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, महामारी की वजह से बहुत ज्यादा कमर टूट चुकी है, इसलिए हम डीजल और पेट्रोल 100 रुपए में बेचेंगे, जनता इसे बर्दाश्त करे। एक बार कह दीजिए ना, एक बार कह दीजिए। ये जो है मार्केट से होता है। इंटरनेशनली अगर जो है रेट महंगा होगा तो ये महंगा हो जाएगा। वैसा नहीं है सर ना विनोद जी, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। 110, तो फिर आप बताइए ना, 110 डॉलर प्रति बैरल जब बिक रहा था 2014 में कच्चा तेल, तब 71 रुपए था पेट्रोल की कीमत। तब पेट्रोल की कीमत 71 रुपए क्यों थी? 110 डॉलर में कच्चे तेल एक बैरल मिल रहा था और डीजल पेट्रोल की कीमत 71 रुपए थी देश के अंदर। आज 55 रुपए है तो मिल रहा है 90 रुपए और 100 रुपए में। ये बड़ा जो फर्क है, कैसे आप इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे? जनता को कैसे कन्विंस करेंगे आप? ऐसा है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो संघीय व्यवस्था है, और इसमें जब जीएसटी आई है तो ये पेट्रोल को फ्री कर दिया गया। पेट्रोल में पहले बहुत ज्यादा सब्सिडी बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया, जीएसटी, इस पर भी हम आएंगे, इस पर आएंगे, क्योंकि जब जीएसटी बन रही थी तो ये कहा जा रहा था कि इन ऑयल्स को, तेल्स को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लिया जाता है।
ठीक है, अपनी बात पूरी मनीष जी। सुनिए जी, देखिए ऐसा है, सरकार आखिर क्या करे। अब इसको बजट के हिसाब से देखिए कि सरकार क्या करे। अभी रमेश ठाकुर जी और कांग्रेस की प्रियंका गुप्ता जी कह रही थी कि हमारे टाइम में इतना टैक्स था, अब इतना टैक्स है। अरे भाई, आज अगर टैक्स लगाने की बात आती है, आपके राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई मध्यम वर्ग को क्या मिला, उनको भी छूट नहीं मिली। यानी आप सबको छूट दिला दो, पैसे कहां से आए? अगर मैं आज प्रियंका जी से पूछूं कि क्या 5 लाख कमाने वाले, 10 लाख कमाने वाले किसानों से टैक्स लेना है, तो क्या आप समर्थन करेंगी? क्या आप अमीर तो किसानों को टैक्स लगाने के फेवर में आप नहीं करेंगे? मनीष गुप्ता जी, जनता से, निम्न वर्ग से और अरे मैं कह रहा हूँ, आप उच्च वर्ग के किसानों से, क्या आप अमीर किसानों से टैक्स लेने का समर्थन करेंगे? झूठे वादे अमीर किसानों से टैक्स लेने का समर्थन करेंगे? आप बताइए, एक एक करके कपीश जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको वोटों की राजनीति करनी है। ठीक है, ठीक है, समस्या यही है। आपके जुमले झूठे थे, बस इतना बता दीजिए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बताइए। कटियार जी, आप पहले ये बताइए, आप झूठे वादे करके क्यों सत्ता में आए? आपने क्यों बोला कि आप महंगाई की मार को कम करेंगे? किसानों पर टैक्स लगे, देश की रेवेन्यू बढ़े, ठीक है, डीजल पे टैक्स घटे, और किस विकास की बात? ठीक है, एक सेकंड, ऐसे सारे लोग बोलेंगे, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। देखिए, ऐसे मेरी डिबेट में ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर, क्योंकि कोई बात किसी की क्लियर नहीं हो पा रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, जनता हमारे साथ, ठीक है, ठीक है। रमेश ठाकुर जी, विनोद कटियार जी को आपने सुना, जो तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और विनोद कटियार जी विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, जो तर्क दिए जा रहे हैं वो जनता के गले से नीचे उतरने वाले हैं। देखिए, कटियार साहब बहुत सुलझे हुए नेता हैं, विधायक हैं, बड़े भाई जैसे हमारे हैं, लेकिन मुझे लग रहा अभी उनके पास सरकार क्या कह रही इस तरह की कोई समझ नहीं है। मैं 2019 की बात कर रहा हूं, जिस समय चुनाव हो रहे थे 2019 लोकसभा के, उस समय भी पेट्रोल को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही थी। उस समय ये कार्यकर्ताओं ने एक बात फैलाई, भाजपा के लोगों ने बात फैलाई कि हो सकता है कि हमारा जो कन्फ्लिक्ट जिस तरीके से चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में चल रहा है, उसको लेके ये जो रेट है वो बढ़ाए जा रहे हैं ताकि हमारा खजाना बढ़ सके। उस समय लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करा, लेकिन केंद्र सरकार की कोई सहमति नहीं थी। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई ना बयान दिया था, ना अधिकृत कोई बयान दिया था। अब कहा जा रहा है कि कोरोना काल को लेकर हमारी अर्थव्यवस्था जो खराब होगी उसकी भरपाई के लिए किया जा रहा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं, डेली मंत्रियों से बात होती है, लोगों से बात होती है, इस तरह के हमने सवालात करे हैं, चाहे पेट्रोलियम के एक्सपर्ट हो, कई लोगों से इस तरह की कुछ नहीं है। ये जो रेट बढ़ने वाली जो बात है, अगर ये सरकार की पूरी तरीके से कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल में, वो चाहे तो अच्छे D2E को अपना खत्म कर ले, पीछे से जो मार्केट है यथास्थिति वो रख के वो इसको प्राइस को कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? इस तरह का सवाल मुझे लग रहा आप कटारिया साहब से पूछो, और दूसरे भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हुए गुप्त रूप से, ये मनीष गुप्ता, मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपकी तरफ आऊं, और मनीष जी और प्रियंका जी, उससे पहले विनोद कटियार जी, चूंकि आप देर से जुड़े हैं, क्या इसका समाधान ज्यादा आसान हो जाएगा अगर डीजल और पेट्रोल को, तेल को अगर जीएसटी के दायरे में ले आया जाएगा? क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा था, कांग्रेस पार्टी यही कह रही थी जिस वक्त जीएसटी बन रहा था कि साहब इसको ले आइए जीएसटी के दायरे में, डीजल पेट्रोल को। शायद आज इतना महंगा ना होता। 31 रुपए अगर बेस प्राइस होता है कच्चे तेल का भारत के अंदर, उस पर 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी कैसे केंद्र सरकार ले लेती है? 55 रुपए तक टैक्स क्यों दे जनता? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, ये भी बात आपकी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन देश को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, और उसमें एक ये निर्णय है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि रेट बढ़े हैं तो रेट घटेंगे भी, और बहुत जल्दी रिजल्ट सामने भी आएगा। चलिए ठीक है। क्या ये उम्मीद की जाए विनोद जी, क्या ये उम्मीद की जाए कि बदले में सरकार कोई स्पेशल बोनांजा देने वाली है? क्या किसानों के लिए कुछ करने वाली है? क्या सरकार ये कुछ करने वाली है? क्या पैसा पहुंच जाए? सबसे पहला बोनांजा तो ये होगा कि कीमतों में कटौती हो जाए। कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत देर से मैं आपकी तरफ आ नहीं सका है, ये जो मुश्किल और समाधान है, अच्छी बात बताइए कि रेट घटने वाले हैं। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, अब ये बच्चों को बहलाने जैसी बातें, तो इसे आम लोग जो सुन रहे होंगे डिबेट में शायद उनको लगे कि साथ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये है
क्या जीएसटी के दायरे में जानबूझ करके ये सरकार डीजल और पेट्रोल को नहीं ला रही है क्योंकि फिर उसको एक्साइज ड्यूटी इतना नहीं मिलेगा, फिर राज्य सरकारें अपने तरीके से वैट नहीं लगा सकेगी? क्या एक बेहतर कदम होगा कि जीएसटी के दायरे में ले आया जाए? अब वक्त आ गया है। बिल्कुल सही आप जबार भाई कह रहे हैं। अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो तेल में आमूल चूल उसके दाम नीचे गिर जाएंगे। एक चीज और कहना चाहेंगे कटियार साहब को कि देखिए, किसी भी चीज पे इतना टैक्स मत अधिरूपित कर दीजिए कि आपके अपने ही लोग जीने का अधिकार छोड़ दें, और यही हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको बहुत हैंडसम इकॉनमी मिली थी क्योंकि जीडीपी उस समय 9.5% थी, आपकी बेरोजगारी दर 2.40%, लेकिन जब आप कोरोना काल के पहले आए तो उस समय आपकी जीडीपी जो है 6% पे माइनस चली गई थी, यानी कि 3.50% की जीडीपी थी और आपकी बेरोजगारी दर 9% थी। जब कोरोना काल आ गया और कोरोना महामारी सबके लिए आई थी, केवल हमारे भारत के लिए नहीं आई थी, उस समय भी आप -23.9% गए, जबकि बगल में ही नेपाल है, बगल में ही बांग्लादेश है, उनकी जीडीपी प्लस में चल रही है। चाइना जहां से शुरू हुआ, चाइना जिसने सबसे ज्यादा भूखा, वहां पे जीडीपी 3.5% की प्लस में चल रही है। तो आप ये बात मत कहिए, आपके अगल बगल पाकिस्तान पे उतना कोरोना प्रभाव नहीं डाल पाया क्योंकि उनके यहाँ लॉकडाउन नहीं था, और चाइना से छूटने वाले बिजनेस को रोक लिया है भारत, बस क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में। आप इस बात को मानिए कि आपकी सरकार ने, जिनको आपने अर्थ मंत्री बनाया है, वो तो कह रही थी कि ऑटो सेक्टर में अगर 12 लाख लोग जो है बेरोजगार हुए थे कोरोना काल के बहुत पहले की बात मैं कह रहा हूँ, तो वो ओला और उबर के कारण हुए थे। अगर प्याज महंगा हो गया तो प्याज खाना छोड़ दो, ये अगर अर्थ मंत्री कहे तो समझ लीजिए कि अर्थ का अनर्थ होना ही है। मैं तो सीधी बात एक बात कह रहा हूँ, नहीं मैं एक सीधी बात कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मोदी सरकार ने डेवलपमेंट के लिए विदेशी बैंकों से 51% उठाया है, यानी 51 लाख करोड़ रुपए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उठाया, जबकि 65 सालों में अटल बिहारी जी की सरकार मिला करके, मुसलसल जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थी सबको मिला के 49 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उठाया गया। ये 51 लाख करोड़ कहाँ गया? फिर मैं दूसरी चीज पूछता हूँ कि आपकी अगर नीति अच्छी चल रही थी तो आरबीआई के आपने मूलधन को भी पकड़ लिया, क्योंकि सेक्शन 8 में आपने प्रावधान किया, एक आरबीआई के गवर्नर का इस्तीफा लिया और 1,26,000 करोड़ रुपए ले चुके हैं, और अभी फिर 40,000 करोड़ रुपए आप लेने जा रहे हैं, और आप 30,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के एरोप्लेन के लिए खर्चा कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट है कि नहीं है? ठीक है, मनीष गुप्ता जी से इसका जवाब मैं लूंगा। विनोद कटियार जी के लिए थोड़ी आसानी देते हैं। मनीष गुप्ता जी, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, एक सेकंड। मनीष गुप्ता जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर या लोगों के बेहतरी के लिए काम करने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जे भी लें, आरबीआई से भी आप पैसे लें, उसके बाद में जनता के ऊपर टैक्स की ऐसी मार थोप दे और फिर ये कहे कि साहब आप ही के लिए तो कर रहे हैं। देखिए, दो बातें कहता हूं। सबसे पहले तो प्रवक्ता महोदय कपीश जी कह रहे थे कि जीएसटी क्यों नहीं ला रहे हैं। अरे भाई, जैसे ही जीएसटी अगर पेट्रोल डीजल पर ले आए तो सबसे बड़ा जो आर्थिक नुकसान होगा वो राज्यों को होगा, और राज्यों को होगा, फिर आप बिल बिलाते हुए आएंगे, अरे आपने क्या कर दिया, हमें घाटा पूरा करिए। नहीं, मनीष गुप्ता जी, एक सेकंड, वापस आते हैं। लिकर भी, शराब भी जीएसटी के दायरे में नहीं है। बिल्कुल, इससे भी राज्य को नुकसान होगा। बिहार के अंदर शराब बंदी है ना, राज्य को नुकसान, बिहार के अंदर शराब बंदी है ना, कैसे नुकसान की भरपाई करती है? गुजरात के अंदर शराब बंदी है ना, कैसे नुकसान की भरपाई करती है? ये लॉजिक, इस लॉजिक को कैसे समझेंगे? वापस आते हैं आपके मूल प्रश्न पर। वहां पे भी शराबबंदी जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहां पे आता है, ये एक बहुत बड़ा आपने उदाहरण दिया जब्बार मियां, वहां पे भी भरपाई हो रही है, वहां पे भी चीजें कर सकते हो, जीएसटी में ले आओ, तो मुझे लग रहा है पेट्रोल जो ईंधन की उसकी कीमत कम हो सकती है। ठीक है मनीष जी, अपनी बात जारी रखिए। कम और ज्यादा करने की नहीं है रमेश जी, बात ये है कि देश को बजट में कितना पैसा चाहिए। एक अगर बजट में फॉरेन से सोर्स आ रहा है, पेट्रोल डीजल से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है, और डिफरेंट सोर्सेस से कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, यही तो बजट है। अब उस बजट में हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए, आवाज नहीं आ रही, राजकोषीय घाटा कितना हुआ, हमें सड़क बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, ठीक है, हॉस्पिटल कितने बनाए जाएंगे, मनीष गुप्ता जी, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे होगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कोई व्यवस्था कर रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार। कपिल श्रीवास्तव जी जरा तसल्ली रखिएगा, रमेश ठाकुर जी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है मनीष गुप्ता जी, आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझते हैं। एक सेकंड रमेश ठाकुर जी आ रहे हैं, एक सेकंड रमेश ठाकुर जी आ रहे, एक सेकंड। ठीक है आ रहे हैं सर, उस आम आदमी की पड़ रही है, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। थोड़ा सा हम लोग इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर पहुंच रहे हैं, वक्त बहुत कम बच रहा है, इसलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। मनीष गुप्ता जी, आप सरकार की नीति को अच्छे से समझते हैं, मार्केट को अच्छे से आप समझ रहे हैं, आप ये बताइए अगर 1.5 महीने के अंदर 1 दिसंबर से और 15 फरवरी के बीच में ही अगर 175 रुपए रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए तो क्या ये जनता के साथ अन्याय नहीं है? इसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा, कैसे समझें इसे? 2 एंगल सोचता हूं मैं। मेरा जो अपना अंदाजा है वो ये है कि या तो मोदी सरकार लगातार सब्सिडी को घटाना चाहती है, फिर चाहे वो खेती का मामला हो या दूसरे मामले हो, लगातार सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति सिलेंडर में तो सब्सिडी खत्म भी कर दिया है, ये मेरा अंदाजा है। दूसरी बात ये है, दूसरी तरफ कहीं सरकार ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा कोष इकट्ठा कर रही है कि कोई बड़ी घोषणा चुनावों से पहले की जा सके। आप श्योर नहीं है? मुझे ऐसा लगता है। विनोद कटियार जी, ठीक है एक सेकंड, विनोद कटियार जी, चुनावी घोषणा की वजह से सरकार सब कुछ ये जानबूझ करके प्री प्लान तरीके से कर रही है। सरकार का नियंत्रण नहीं। देखिए मैं बताऊं, ठीक है मनीष जी ने काफी कुछ बताया। पहले डीजल और पेट्रोल पर बहुत बड़ी एक सब्सिडी होती है, बजट का बहुत बड़ा भाग जो है ये इसमें डीजल और पेट्रोल की सब्सिडी चला जाता था। अब सब्सिडी चूंकि खत्म की गई है तो निश्चित रूप से अब ये मार्केट के रेट पे ही आ जाता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में जिस तरह का हिंदुस्तान की माहौल बना हुआ है, देश को बढ़ाना है, देश को विश्व तक पहुंचाना है और देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है और देश को हिंदुस्तानी पूरे विश्व पर डंका बजाने के लिए हमें जरूरत है $5 ट्रिलियन पर हमारी इकोनॉमी जाए। प्रियंका गुप्ता जी, जरूरी है प्रियंका गुप्ता जी, निश्चित रूप से प्रियंका गुप्ता जी, सरकार की तरफ से, हालांकि सरकार के प्रवक्ता तो नहीं है विनोद कटियार जी, बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? ये लॉजिक जनता को समझ में आएगा जो विनोद कटियार जी दे रहे हैं? प्रियंका गुप्ता जी, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये देखिए कि जो जनता है, जो मीडियम क्लास वर्ग है और जो साथ में जो निम्न स्तर वाले लोग हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। अरे इनडायरेक्टली जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी मनीष जी को थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, बहुत देर के बाद इस महंगाई की मार अगर जनता सहेगी तो वोट आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको तय कर लीजिए। ये आप आज जो आप जिस वादे के साथ इस सरकार में आए थे, जिस वादे के साथ आपने जनता को जुमलेबाजी की थी, जिस जनता को धोखा दिया, और उसके बाद आपने उन्हीं चीजों पर रेट बढ़ाए हैं और आम आदमी को परेशान करने की जो आपने हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपकी सरकार गिर गई। चले रमेश ठाकुर जी, मुझे याद आ रहा साल 2011, 12, 13 के बीच में यूपीए सरकार के वक्त में जब तेलों की कीमत बढ़ती थी तो किस तरीके से सड़कों पर विपक्षी पार्टियां होती थी। यहां तक कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुपम खेर जैसे दिग्गज किस तरीके से ट्विटर के जरिए से चुटकुले छोड़ते थे। ये कहते थे कि साहब साइकिल साफ कर रहे हैं, अब साइकिल पर चलने का जमाना आ गया है। किस तरीके से ये बातें कही जाती थी। आज क्या खामोशी ज्यादा है, विपक्ष कमजोर है, इसलिए जनता के इस जेन्युइन मुद्दे को लेकर के उस शिद्दत के साथ विपक्ष उठाता नहीं है? उस वक्त विपक्ष बहुत मजबूत था बीजेपी की शक्ल में, इसलिए इन मुद्दों को डंके के चोट पर उठाया जाता था। जब्बार भैया, मुझे लग रहा खामोशी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष की उन्हीं के अंदर नहीं है, खामोशी बीजेपी के भी अंदर है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी अंदर है, अनुपम खेर जैसे लोगों के भी अंदर है। क्योंकि ये जो पेट्रोल है, पेट्रोल कोई किसी को मुफ्त में नहीं मिल पाता है, चाहे सरकार का आदमी हो चाहे कोई भी हो, सबको पैसे देने पड़ते हैं, खरीदना पड़ता है। ये सब पे भारी पड़ रहा है। चाहे ये हिडन प्रवक्ता वो जो भाजपा के मनीष गुप्ता जी बैठे हुए, इनको भी दिक्कत होती होगी जब गाड़ी से पेट्रोल डलवाते होंगे, इनको भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन वो क्या होता है ना, कुछ ऐसा दर्द होते हैं जैसे बीमारी होती है बवासीर में जो दर्द होता है वो लोग बताते नहीं। क्योंकि वक्त कम बच रहा है। रमेश ठाकुर जी, जो रमेश ठाकुर जी, मैं एक सवाल ला रहा हूं। यूपीए के वक्त में अगर एक्साइज ड्यूटी को देखा जाए तो करीब 9 रुपए के आसपास हुआ करता था,
और डीजल पर, पेट्रोल पर, डीजल पर करीब 4 से 5 रुपए के आसपास हुआ करता था। आज 32 से 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी है नहीं आ रही पेट्रोल पर। डीजल की अगर मैं बात करूं तो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर करीब 32 रुपए के आसपास है। ये इतना फर्क एक्साइज ड्यूटी सरकार क्या घटा सकती है या आगे बिल्कुल चांस नहीं है एक्साइज ड्यूटी घटाने का? रमेश जी। नहीं घटेगा तो देखो घटेगा तो जरूर। पेट्रोल पे जो जितने कीमतें जो बढ़ रही है, मुझे लग रहा है मीटिंगें भी हो रही है, अंदर खाने सुगबुगाहट भी है सरकार के अंदर। हम लोगों ने खुद ही आज 2-1 लोगों से इस तरह से बात करी है सरकार के लोगों से। ये सुगबुगाहट तो है, ये चीजें उनको भी तकलीफ हो रही है। देखो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है, चाहे पीएम मोदी हो गए, चाहे दूसरे मंत्री हो गए, कि उनके वजह से, उनकी सरकार के वजह से कोई भी आदमी परेशान हो, लेकिन परेशानी हो रही है। अब आप किसी हाईवे पे सफर करो, 1 किलोमीटर अगर आप जाओगे तो कम से कम 2 से 2.5 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 5 से 7% जो टैक्स, जो टोल टैक्स होता था उसको बढ़ा दिया गया। लोग चुप हैं, खामोश है, कोई नहीं बोल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जो मार बिंदुवार तरीके से हर चीजों में पड़ी हुई है, सरकार भी इस पे चिंतित है। अब इसका पैसा कहां जा रहा है, कहां इकट्ठा हो रहा है, कहां खजाना लुटाया जा रहा है, ये पता नहीं चल रहा। आप ये बहाना अगर देते हो ना कि कोरोना में अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, उसकी भरपाई की जा रही है, भरपाई कहां पे हो रही है? हमने दिक्कतों के बारे में बहुत बात की। सॉल्यूशन पे अगर बात कर लें, अगर केंद्र की सरकार एक्साइज ड्यूटी को घटा दे, ना करे 10 रुपए के आसपास, 32-33 रुपए अभी है, अगर 10 रुपए भी घटा दे तो क्या ये कुछ राहत नहीं हो जाएगी जनता के लिए? राज्य की सरकारें अपना वैट थोड़ा सा घटा दें। देखिए, जहां तक मेरा अपना अंदाजा है, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी प्राइस घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका फंड मैनेजमेंट 100 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, प्राइस घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश एक्साइज ड्यूटी घटाने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अंदाजा है। फिर तो बढ़ेगी, फिर तो कीमत घटेगी ही नहीं कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर हम सिर्फ और पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल डीजल की प्राइस निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन समानांतर तरीके से दूसरी चीजों के दाम उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं। रियल एस्टेट में चेंज है, ऑटोमोबाइल्स में नहीं बढ़े हैं, ठीक है। चीनी का रेट बहुत ज्यादा नहीं है, आटे के रेट में कितना परिवर्तन है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बता दूं, हर चीज पर प्रोपोर्शनेटली दाम नहीं बढ़े हैं। सरकार का पहला चैलेंज इस समय कोरोना वैक्सीन पर है, लोगों को राहत पहुंचाने पर है, किसानों को राहत पहुंचाने पर है, तो उसके लिए फंड तो इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, 35,000 करोड़ बजट में प्रावधान किया गया है। 35,000 करोड़ सरकार को 35,000 करोड़ बजट के प्रावधान है। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या कोरोना काल के आड़ में ये सब कुछ जायज है? और इस फंड की व्यवस्था करने के लिए फिर चाहे पेट्रोल की बात हो, ऐसे ही वसूला जाएगा। वैक्सीन दी जाएगी तो पेट्रोल के जरिए जो है एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी। यानी आप जनता को लूट कर जनता को गरीब जनता का खून चूसने का काम आज जैसे मनीष गुप्ता लोग कर रहे हैं। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, इस देश के अंदर 40,000 करोड़ रुपए अंबानी साहब ने कोरोना आपके जैसों आपकी सरकार ने करोड़ों में बर्बाद किए हैं। समाजवादी पार्टी से बोले ही नहीं, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए छोटे छोटे कामों में। ठीक है, आपको जिक्र ही ना करो। 51 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पिला दिया आपने। देखिए, यहाँ पे आम जनता परेशान है, जो मध्यम वर्गीय है वो सबसे ज्यादा परेशान है। उसका व्यापार तबाह हो चुका है, उसकी नौकरियों में उसकी पूरी सैलरी नहीं मिल पा रही है और सरकार उसके लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। परेशानियां हैं जब सरकार को इनकम टैक्स ही नहीं मिलेगा, जीएसटी प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो वो सरकार इसी तरह से वसूलेगी। सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए और उसके साथ संपत्ति विनोद कटियार जी की तरफ मैं जाऊंगा। एक सेकंड विनोद कटियार जी, कब तक चलेगा? कब तक आप संपत्तियां बेचते रहेंगे और कब तक जनता के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालते रहेंगे? आगे बात है, बोझ डालते रहेंगे और जनता की जेब से आप अपना बजट पूरा करते रहेंगे। आपको अर्थव्यवस्था एक ढंग और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नीति की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था प्रियंका जी, विनोद जी को सुनिए। लेकिन इसके बहुत सारे चीजें हैं। आपको बताया था कि जैसे अभी मनीष जी बता रहे बजट की बात, नहीं बजट की बात के अलावा आप संसाधन कैसे जुड़ाएंगे? आपको जो है अगर किसान को सब्सिडी पहुंचानी है, किसान ने पहुंचानी है, सम्मान निधि देनी है,
गरीबों को रोजगार देना है, गरीबों को ऊपर उठाना है, तो कैसे उठाएंगे? इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। और इसी को मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट पॉलिटिकल गलियारे में कहा जाता है। सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष हमेशा इस्तेमाल करता है। 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार के लिए इस्तेमाल किया गया लगातार। हालांकि उस दौर में रिसेशन का भी एक पीरियड आया, मगर आज जनता ये उम्मीद कर रही है। ठीक है रमेश ठाकुर जी, एक सेकंड में सबको रोकना चाहूंगा, प्लीज बड़ी विनम्रता के साथ में मैं सबको रोकना चाहूंगा। रमेश ठाकुर जी, इस स्थिति में सरकार आगे क्या एक्साइज ड्यूटी या घटाने या प्राइस को कम करने के लिए सोच सकती है, या सरकार ने बिल्कुल इस तरफ नहीं सोचना है, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती रहेंगी? देखिए, मुझे लग रहा है जब्बार मियां इस समय सरकार को आगे आना चाहिए। अगर कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, कब घटेंगी, क्या घटने की संभावना है, इस पे स्थिति साफ करनी चाहिए। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ाने का मकसद जो है और कोरोना काल में जो स्थिति हमारी डामाडोल हुई उसकी भरपाई है, अगर ऐसा है तो आप उससे सहमत नहीं है? मनीष गुप्ता जी, आखिरी सेंटेंस में उम्मीद कुछ है? मुझे लगता नहीं कि अगले 1 महीने कुछ मिलने वाला है। चलिए ठीक है, इसी नोट के साथ में, हालांकि ये उम्मीद वाली नोट नहीं, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, विनोद कटियार जी, प्रियंका गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, कपिल श्रीवास्तव जी, रमेश ठाकुर जी, आप सभी लोगों ने वक्त निकाला। जाहिर तौर पर मनमोहन सिंह की 2004 से लेकर के 2014 के बीच में जाहिर तौर पर आज उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। उस वक्त एक्साइज ड्यूटी 9 से 10 रुपए के आसपास हुआ करती थी, और पेट्रोल पर आज एक्साइज ड्यूटी 32 से 33 रुपए के आसपास है पेट्रोल के ऊपर। उस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गई 150 के आसपास तक गई, लेकिन तब भी 71-72 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं गया। आज 54 रुपए के आसपास में है। कोरोना काल में तो और बहुत नीचे आ गई थी कच्चे तेल की कीमतें, लेकिन फिर भी डीजल और पेट्रोल बिक रहा है 100 रुपए के आसपास। सोचिए, समझिए और जनता के सामने अपनी बातें अपने अपने माध्यमों से रखिए। सरकार के सामने शायद सरकार आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी के लिए सोचे, हमें उम्मीद भी है। आज की इस चर्चा में इतना ही।